ओके फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमको फॉलो करने हैं। सो अकाउंटिंग का जो पहला हमारा आर्ट है दैट इज रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग जब हम करने के लिए जाएंगे तो हमें वो तमाम रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करने हैं। और अगर हम किसी प्रिंसिपल की वायलेशन करते हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, इन दैट केस हमारे फाइनेंशियल्स के ऊपर जो है वो ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाता है। क्योंकि जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो उसको अपने फाइनेंशियल्स SCCP जो पाकिस्तान का इदारा है जहां पर ये कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं वहां सबमिट कराने होते हैं, और पब्लिकली भी उसको जो है वो अपने फाइनेंशियल अपनी वेबसाइट पे जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने होते हैं। तो ये पब्लिश होते हैं उसकी वेबसाइट्स पे। सो अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर फ्लॉज होंगे, कोई फ्रॉड होगा या किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, तो आपकी जो एनुअल रिपोर्ट बनती है कंपनी में उसमें ऑडिटर की एक रिपोर्ट होती है। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अगर लिख देगा क्वालिफाइड, तो वैसे तो अगर मतलब हम क्वालिफाई कर जाते हैं किसी चीज के लिए तो वो हम अच्छा कंसीडर करते हैं। जैसे अगर आप किसी डिग्री के लिए क्वालिफाई कर दिए जाओ तो मीन्स के आप जो है उस एग्जाम में उस प्रोग्राम में जो है वो आप पास हो चुके हो और आपको डिग्री मिली है, तो वो अच्छा कंसीडर किया जाता है। बट ऑडिटर जब क्वालिफाइड का वर्ड लिख देता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी जो है वो रिस्क के लिए क्वालिफाई हो गई है। सो रिस्क के लिए क्वालिफाई अगर आपकी कंपनी हो गई है तो फिर आपका जो शेयर होल्डर है उसका आपसे ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और इन दैट केस आपका शेयर जो है वो मार्केट में अगर 1000 का भी होगा तो वो ड्रॉप होते 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 वो 10 रुपए पे आ जाना है। तो ये क्वालिफाइड लिख देना ये इतना बड़ा जो है वो बेसिकली आपके लिए मसला बन सकता है, इशू हो सकता है इसका ना। सो आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो कौन कौन से हैं और हमें जो है इनको कैसे फॉलो करना है, और हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पीछे की कहानी उसकी अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। उसके बाद ही आप रिकॉर्डिंग वाला आर्ट जो है वो सीख सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मैचिंग प्रिंसिपल। सो जो ये मैचिंग प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि आपके जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं वो जिस पीरियड में अकर हुए हैं उसी पीरियड में आपको रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है इस प्रिंसिपल का। यानी कि इस पीरियड का रेवेन्यू आप नेक्स्ट पीरियड में नहीं रिकॉर्ड कर सकते और नेक्स्ट पीरियड के एक्सपेंसेस इस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जिस पीरियड से रिलेटेड है उसी पीरियड में ही रिकॉर्ड होंगे। अब इसकी एग्जांपल अगर हम कोई लें तो जो सैलरी है बेसिकली वो हर मंथ की लास्ट डेट पे कंपनी पे ड्यू हो जाती है, बट कंपनी उसको पे कब कर रही होती है, अगले महीने की 5 तारीख को या 10 तारीख को वो बेसिकली पेमेंट हो रही होती है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब जो ये एक्सपेंस है ये रिकॉर्ड कहाँ होना चाहिए, इधर के मंथ के लास्ट डेट को रिकॉर्ड होना चाहिए या फिर नेक्स्ट मंथ जिस डेट को कंपनी उसकी पेमेंट कर रही है तब रिकॉर्ड होना चाहिए। सो इसका आंसर ये है कि भाई जिस डेट को वो आपके ऊपर ड्यू हो गया है आपको उसको रिकॉर्ड करना है, रिगार्डलेस आपने उसकी पेमेंट की है या फिर नहीं की है, तो आपको रिकॉर्ड कर लेना है। और उसके बाद आपका अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में भी इस तरह का जो है वो सीन हो सकता है। लाइक अगर हम ये कहें कि हमारा जो है वो एक होटल है और हम रेंट पे जो है वो रूम्स देते हैं। अब एक कस्टमर आया और कस्टमर ने जो है ना फॉर
3 मंथ्स हमसे रूम लिया है और वो लिया है दिसंबर 1 को, और हमारे जो फाइनेंशियल क्लोजिंग है वो दिसंबर में होती है, यानी कि हम अपने जो फाइनेंशियल्स बनाते हैं, अपना हिसाब जो क्लोज करते हैं वो हम दिसंबर में करते हैं। अब उसने 3 महीने के लिए रूम हमसे लिया, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने जो है वो बेसिकली वो रूम को यूज करेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब वो 3 महीने पूरे होंगे तब हम उसको बिल करेंगे, वो हमको पेमेंट करेगा। सही है। अब जब दिसंबर का पूरा महीना गुजर गया, 31 दिसंबर आया और हम अपने फाइनेंशियल क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि हम वो रेवेन्यू जो है वो 1 महीने का रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर हम ये करेंगे कि 3 महीने बाद जब हम उसको बिल करेंगे और वो हमें पेमेंट देगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग आपसे ये कहती है कि भाई जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो। तो ये जो दिसंबर का मंथ था, इसका जो रेवेन्यू है वो आप इसी पीरियड में रिकॉर्ड करोगे दिसंबर के एंड में, और बाकी जो 2 मंथ्स हैं उनका आप जो है वो नेक्स्ट पीरियड में आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल हमको बाउंड करता है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू और जिस पीरियड का एक्सपेंस है वो उसी पीरियड में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। देन हमारे पास है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको आपने उसी वैल्यू पे प्रेजेंट करना है जिस वैल्यू पे आपने उनको परचेज किया है। फॉर सपोज एक लैंड है और वो लैंड आपने 1 मिलियन की परचेज की है, ठीक है। तो आपने जितनी कॉस्ट दी है इस लैंड को एक्वायर करने के लिए, आप उसी वैल्यू के ऊपर ही इसको अपने फाइनेंशियल में जो है वो प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है कि 5 ईयर के बाद जो है इस लैंड की वैल्यू मे बी 2 मिलियन हो जाए, तो अब आप जो है अपने फाइनेंशियल में इसकी वैल्यू जो है वो 2 मिलियन नहीं लिख सकते, इसको 1 मिलियन ही लिखना है। अगर इसको आपने जो है नई वैल्यू पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है रीवैल्यूएशन का, वो फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो ये लैंड आप 2 मिलियन की दिखा सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली जो है वो आप इसको अपनी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करके रखोगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है। फॉर सपोज हमारे पास एक एसेट था फर्नीचर। अब फर्नीचर जो है वो हमने 1 लाख रुपए का परचेज किया और इसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर थी। तो अब 5 साल में ये फर्नीचर फुली हमने यूज कर लेना था और ये इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जानी थी। तो अगर हम देखें कि 5 साल में 1 लाख जो इसकी वैल्यू है वो 0 पे आ रही है, तो हर साल इसकी वैल्यू में कितनी कमी हो रही है, तो उसके लिए सिंपल हम इस 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 20,000 जो है 1 साल गुजरते ही इसकी वैल्यू में जो है वो कम हो जाता है। यानी कि ये एसेट हर साल जो है वो डेप्रिशिएट होता है और हर साल इसका डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 होगा। सो 5 इयर्स तक 20,000 जो है वो कम होते होते 5 ईयर के एंड में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जब हमने परचेज किया एसेट तो हमने एंट्री रिकॉर्ड की है फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट 1 लाख और कैश क्रेडिट 1 लाख, ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू में कमी होगी 20,000 से, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो एक तरीका तो ये है कि भाई हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर दें 20,000 से 1 साल के बाद, जब 1 साल पूरा हो, और इस फर्नीचर को हम क्रेडिट कर दें 20,000 से। तो यहां पर मसला ये है कि जब हम फर्नीचर का टी अकाउंट बनाते हैं तो आपने 1 लाख से डेबिट किया, तो इसको 20,000 से आपने इसको क्रेडिट कर दिया, तो अब 80,000 इसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे बच रहा है। तो अगर आपने अपनी बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू ये 80,000 प्रेजेंट कर दी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रीड करेगा, जो भी आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो इस 80,000 की वैल्यू को देख के ये नहीं बता सकते
कि भाई ये एसेट ओरिजिनली कितने का परचेज किया गया था और आज तक इसको कितना यूज किया जा चुका है। ये दोनों चीजें जो है ना वो इस वैल्यू को देख के नहीं बता सकेगा। सो दैट्स व्हाई ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वो बनाया गया, जिसमें हमें बाउंड किया गया कि हम डायरेक्टली फर्नीचर को यहाँ पर क्रेडिट नहीं कर सकते, बल्कि इसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रोविजन का एक अकाउंट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर इसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, वो हम क्रेडिट करेंगे। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है और जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो फर्नीचर की पूरी वैल्यू लिखेंगे हम 1 लाख और इसमें से हम लेस करके दिखाएंगे जितना भी इसका प्रोविजन होगा आज तक की डेट का। फॉर सपोज अगर हम 1 साल के बाद हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस तरह से इसकी नेट वैल्यू 80,000 लिखेंगे, 100,000 में से ये 20,000 माइनस करके। अब ये देख के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है उनको पता चल रहा है कि ओरिजिनली ये एसेट 1 लाख का था, आज तक हमने इसको 20,000 का यूज कर लिया और इसकी नेट वैल्यू जो है वो 80,000 है। सो ये बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल की सारी कहानी है कि आपने जो है एसेट को उसकी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही प्रेजेंट करना है, ठीक है। देन हमारे पास है डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमें कहता है एवरी डेबिट हैज एन इक्वल क्रेडिट, यानी कि जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आपको डेबिट करना है एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना है और दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ये मस्ट है। क्यों? क्योंकि इस प्रिंसिपल के पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सिंपली इक्वेशन तभी टाई होगी जब कोई एसेट बढ़े तो साथ में कैपिटल या लायबिलिटी या दोनों भी इंक्रीज हो, और एसेट डिक्रीज हो तो इन दोनों में से कोई एक या दोनों डिक्रीज हो, ठीक है। सो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को इंश्योर करने के लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया, डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं एक ट्रांजैक्शन की, फॉर सपोज मिस्टर अहमद इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन बिजनेस, ये एक ट्रांजैक्शन है, कैश इन्वेस्ट किया है ओनर ने, तो हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम कैश को डेबिट करते हैं 1 लाख से और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं 1 लाख से, ठीक है। सो ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो आप देखें कि एक अकाउंट इसमें हमने डेबिट किया है, दूसरा क्रेडिट किया है और दोनों की वैल्यू इक्वल है। ऐसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक से ज्यादा डेबिट एक से ज्यादा क्रेडिट अकाउंट हो सकते हैं, बट डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होगी, उनमें डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता। सो ये डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट रिकॉर्ड करोगे और दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है कि हम अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि हम अपनी बुक्स में, अकाउंटिंग की बुक्स में उसको कब रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर सपोज हमने क्रेडिट पे जो है एक जो है वो गुड थी, कोई इन्वेंट्री थी हमारी, वो हमने सेल कर दी अपने कस्टमर को, अली को 50,000 की, तो 50,000 की हमने उसको क्रेडिट सेल कर दी, ठीक है। अच्छा, अब जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो सिंपली हमें पैसे नहीं मिलते, बट हम अपनी जो इन्वेंट्री है वो कस्टमर को दे देते हैं। तो अब एक तो ये हो गई जिस डेट को हमने ये ट्रांजैक्शन की, फॉर सपोज ये हमने की जनवरी 1 को, और जो हमें इसके पैसे मिले वो मिले जनवरी 20 को, 50,000 कैश आ गया हमारे पास अली से, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम अपनी अकाउंटिंग की बुक में जनवरी 1 को जो है वो रिकॉर्ड करें अपनी रेवेन्यू को, या फिर जब हमें पैसे मिले उसके जनवरी 20 को, तो हम किस डेट को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। तो इसके लिए ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि भाई वंस आपने गुड्स या सर्विसेज की डिलीवरी दे दी अपने कस्टमर को, रिगार्डलेस उसकी पेमेंट आई या बाद में आएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी दे दी, आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और इसी की बेस के ऊपर जो है वो एक्रूअल
बेस्ड अकाउंटिंग बनी है। अकाउंटिंग दो तरह की होती है, एक होती है कैश बेस्ड और एक होती है एक्रूवल बेस्ड। कैश बेस्ड अकाउंटिंग में जब हम कैश रिसीव करते हैं तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम कैश पे करते हैं तब हम उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट एक्रूवल बेस में जो है हम क्या करते हैं कि अगर हम गुड्स और सर्विस की डिलीवरी दे चुके हैं, पैसे नहीं आए, बाद में आएंगे, तो भाई जब हमने डिलीवरी दी है तभी हमको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, और जो पैसे हमको लेने हैं उसको रिसीवेबल में बुक कर देना है। इसी तरह अगर हम सर्विस ले चुके हैं फॉर सपोज, ठीक है, और उसके पैसे देने हैं बाद में, ठीक है, जिसको हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं, तो वो भी हमको एक्सपेंस उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है जब हम सर्विस ले चुके हैं। तो ये एक्रूवल बेस में होता है, जबकि कैश बेस में जब कैश आता है या जब कैश जाता है तब रेवेन्यू या एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई वंस आप गुड्स और सर्विस की डिलीवरी दे चुके हो तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर था, इसका आंसर ये है कि जनवरी 1 को जब आपने उसको इन्वेंट्री दे दी, गुड्स दे दी, आपको ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। आपको सिंपल अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ पर डेबिट कर देना है, कितने से भाई, 50,000 से, और आपने सेल्स को क्रेडिट कर देना है 50,000 से। तो ये एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे जनवरी 1 को, चाहे आपको पैसे मिले या नहीं मिले, आपको अपनी सेल रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि आप अपनी गुड्स जो है वो अपने कस्टमर को दे चुके हैं। तो ये था रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। देन इसके बाद हमारे पास है यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली ये कहता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी इवेंट और ट्रांजैक्शन की, कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और रीजन हमने ये बताया था कि इवेंट में मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी वैल्यू होती है। इसको और आसान करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, लेन देन, कुछ लेना और कुछ देना, तो वो ट्रांजैक्शन है। और इवेंट में कुछ लेन देन नहीं होता, कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज नहीं होती है, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब इसके पीछे भी हमारा एक प्रिंसिपल है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपसे ये कहता है कि आप अकाउंटिंग में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें कोई वैल्यू इन्वॉल्व हो, कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो, जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, वो रिकॉर्ड करेंगे। जबकि आप इवेंट्स यानी कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं होती वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप एक बुक स्टॉल पे गए, आपने उसके ऑनर से एक बुक का रेट पूछा और चले गए, ठीक है। अब ना तो आपने वहां से बुक खरीदी, ना ही उसको कोई पैसे दिए, तो ये एक इवेंट है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज नहीं हुआ, ठीक है। अब केस नंबर 2 कि आप गए, आपने उससे बुक परचेज की और उसको जो है वो पैसे दे दिए। अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो गया, क्यों, क्योंकि आपने एक वैल्यू मनी उसको दे दी और उसने एक वैल्यू बुक आपको दे दी, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो, ये ट्रांजेक्शन है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सो ये सिंपल था हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि भाई ऑनर और उसका बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी हैं, और अगर उस ऑनर के एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं तो हर बिजनेस एक अलग एंटिटी है, यानी कि एक बिजनेस का रेवेन्यू आप दूसरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और एक बिजनेस के एक्सपेंसेस भी आप दूसरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली ऑनर की जो पर्सनल एक्सपेंसेस या रेवेन्यू है वो उसके बिजनेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के साथ रिकॉर्ड नहीं हो सकते। ऑनर एक सेपरेट एंटिटी है और उसका हर बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, तो उसके हर बिजनेस की अकाउंटिंग आपको सेपरेटली जो है वो मेंटेन करनी है। एक बिजनेस की अकाउंटिंग को दूसरे बिजनेस की अकाउंटिंग में आपने रिकॉर्ड नहीं करना। तो आपको ट्रांजैक्शन जो है जिस बिजनेस की है उसी बिजनेस की अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, किसी दूसरे बिजनेस की अकाउंटिंग की बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये है हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देन हमारे पास एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल में हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो नियर फ्यूचर में चलती रहेगी, यानी कि वो बंद नहीं होगी। हम ये अज्यूम करते हैं कि बिजनेस हमारे चलता रहेगा, ऑपरेशन हमारे होते रहेंगे। ये क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि भाई 1 महीने बाद मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, ठीक है, तो फिर भाई ना तो मैं किसी को उधार दे सकता हूं ना किसी से उधार ले सकता हूं, यानी कि ना तो क्रेडिट पे सेल होगी
और ना ही क्रेडिट पे परचेज होगी, क्योंकि जब मैं ये बोलूंगा कि मैं 1 महीने बाद बिजनेस बंद कर दूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा कोई सप्लायर मुझे क्रेडिट पे इन्वेंट्री नहीं देगा, और इसी तरह मैं भी अपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल्स नहीं करूंगा। ठीक है, सो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में हमको ये अज्यूम करना पड़ता है कि भाई हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तभी हम क्रेडिट पे सेल्स कर सकते हैं, तभी हम सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। उसके बाद है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि वंस हम अकाउंटिंग में कोई एक मेथड चूज कर लेते हैं, फॉर सपोज अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो हमारे जो फिक्स एसेट हैं वो टाइम के साथ साथ जो है वो उनकी वैल्यूएशन में कमी होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, वर्किंग आवर मेथड है, ऐसे 4-5 मेथड्स हैं हमारे पास। अब हम किस मेथड से एसेट को जो है वो डिवैल्यू करेंगे या एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। इसी तरह जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है, यानी कि जो हमारे पास इन्वेंट्री बच जाती है पीरियड के एंड में या जो हम सेल कर चुके हैं, अगर उनकी वैल्यूएशन हमें निकालनी है तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग जो है वो मेथड है। ठीक है, और फिर सिस्टम भी है उसके अंदर, लाइक पीरियोडिक सिस्टम है, परपेचुअल सिस्टम है, तो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे ये हमको डिसाइड करना है। फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें फीफो, लीफो, एवरेज, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज, ये मेथड्स होते हैं कि किस मेथड के तहत जो है आपको अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। सो वंस आपने डिसाइड कर लिया कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपको हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना है, आप मेथड चेंज नहीं कर सकते। यही हमसे जो है वो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है। अब ऐसा हम क्यों करें, मतलब ये क्यों हमें बाउंड किया गया है, उसकी वजह ये है कि भाई वंस आपने एक मेथड चूज कर लिया, स्ट्रेट लाइन और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया और फाइनेंशियल बना लिया उसकी बेस के ऊपर, फिर अगले साल अगर आप मेथड चेंज करते हो तो 2019 के फाइनेंशियल और 2020 के फाइनेंशियल, फॉर सपोज इसमें आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, इसमें आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर लिया, इसमें आपने फीफो मेथड यूज किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, इसमें आपने लीफो मेथड यूज कर लिया। तो अब क्या हुआ, अगर आपने मेथड चेंज कर लिए तो फिर अगर कोई इन 2 साल के 2 इयर्स के फाइनेंशियल को कंपेयर करेगा तो वो कंपैरिजन जो है वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, सो कंपैरिजन हमेशा 2 इक्वल वैल्यूज का होता है। तो ये अगर आपने मेथड चेंज कर दिया तो फिर कंपैरिजन जो है वो हम नहीं कर सकते। इस वजह से अकाउंटिंग जो है वो हमें मना करता है मेथड चेंज करने से। अकाउंटिंग कहता है कि एकदम मेथड जो है अच्छे से आप डिसाइड कर लो, देख के चुन लो और फिर हर साल वही मेथड यूज करो। ये है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। फिर फाइनली हमारे पास है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि भाई फॉरसीन लॉसेस को इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, बट फॉरसीन गेन्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ये फॉरसीन लॉसेस क्या होते हैं, फॉर सपोज कि एक पीरियड एंड हुआ और पीरियड एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है 2 लाख का, हमने लोगों से पैसे लेने हैं 2 लाख रुपए। अब हमें ये लग रहा है कि भाई इस 2 लाख का 5% हमको नहीं मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है, यानी कि 5% हमने एस्टिमेट लगाया, तो इसका 5% कितना हो गया, 10,000 हो गया। 1 लाख का 5% 5,000 और दूसरे लाख का 5% भी 5,000, दोनों मिला के 10,000 हो गया। ठीक है, तो ये 10,000 हमें इस 2 लाख में से नहीं मिलेंगे और इसी को बेस बना के हम एक यहां पर एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैड डेट्स को हम डेबिट कर देते हैं 10,000 से और उसके प्रोविजन को हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये है कि भाई ये जो लॉस है हमारा, ये अभी तो नहीं हुआ, ये तो फ्यूचर में होगा, क्योंकि ये रिसीवेबल है।
ये 2 लाख रुपए हम आने वाले पीरियड में रिसीव करेंगे, ठीक है, और इसमें से अगर कुछ पोर्शन नहीं मिलेगा वो भी आने वाले पीरियड में होगा, इस पीरियड का तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो लॉस है या एक्सपेंस है ये तो इस पीरियड का नहीं है, तो हम इसको इस पीरियड में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ये सवाल है, ठीक है। जबकि हमें मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस पीरियड का एक्सपेंस हो उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये अगले पीरियड में लॉस होना है तो ये भाई इस पीरियड में हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि भाई फॉरसीन लॉसेज, आपको लग रहा है कि आपका कोई लॉस होने वाला है फ्यूचर में, उस लॉस को आप फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लो, लेकिन होने वाले गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम ये बोलें कि हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर हमने जो है वो 10 रुपीज का परचेज किया है, ठीक है, और ये हमारे पास अभी इन्वेंट्री में मौजूद है, सेल नहीं हुआ। अब अगर इसमें मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो फॉर सपोज के 8 रुपीज हो गई, हमने 10 का परचेज किया था, तो यहाँ पर हमें 2 रुपीज का जो है वो लॉस हो गया है। ये लॉस हमको फौरी तौर पर रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमने ये 10 का परचेज किया था और मार्केट में ये 20 का सेल हो रहा है, ठीक है, अभी हमारे पास पड़ा है, सेल नहीं हुआ, बट 20 का सेल हो सकता है, ठीक है। तो हम ये जो 10 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा है, गेन नजर आ रहा है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे हमारा जो है ना वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है, जो कहता है कि गेन आप तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो जब तक आप इसको सेल नहीं कर लेते, जब तक वो गेन पक्का नहीं हो जाता, सेल नहीं हो जाती, तब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि फॉरसीन लॉसेस को तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, बट फॉरसीन गेन्स को आप तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपकी सेल्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो ये कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो बैक पे ये सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको फॉलो करते हुए ही वो रिकॉर्डिंग की जाती है। थैंक यू सो मच।